हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें आज दिनांक 26 अप्रैल 2021 की 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी तथा आपको अपने सपने की ओर अग्रसर करेंगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 21 अप्रैल 2021 को किसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंस ऑफ मेडिकल या केमिकल वेपन OPCEW ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन का वाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। जी हाँ दोस्तों, 21 अप्रैल 2021 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी को रासायनिक हथियार निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन OPCEW का वाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू का चुनाव 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया है। यदि हम बात करें OPCW की, तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना 29 अप्रैल 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो स्थित है वह द हेग में स्थित है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। वहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है द हेग, जो कि कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 29 अप्रैल 1997 में OPCW की स्थापना की गई थी। और इसके हाल ही में जो लेखा परीक्षक जी हमारे भारत के हैं, उनको इसका हेड चुना गया है। आइए बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में। ये हैं भारतीय CAG, वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और ये CAG के रूप में कार्यरत हैं। CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी CAG भारतीय हैं, जिसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और इससे पहले कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। यदि हम बात करें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, यानी कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा उसके निवारण और नियंत्रण के लिए मनाया जाता है। यदि हम बात करें कि प्रत्येक साल मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करने के विश्वव्यापी प्रयासों को मान्यता देता है और इसी के रूप में विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय रखा गया है। यानी 2021 की जो थीम रखी गई है वह रखी गई है जीरो मलेरिया की ओर बढ़ना, यानी मलेरिया को जीरो करना। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था, जिसे यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोगों से जनता को बचाना था। और इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो 2008 में विश्व मलेरिया दिवस को स्टार्ट किया गया था। यदि हम बात करें कि मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज नामक एक मच्छर के काटने से होती है, जिसका एक परजीवी जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। इसी के कारण उत्पन्न वायरस शरीर में कुछ ऐसे जीवाणुओं को प्रवेश करा देता है, जिससे हमें मलेरिया रोग हो जाता है। और यह काफ़ी खतरनाक रोग है, जिसमें आपको बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह जैसी बीमारियां होने लगती हैं। इसकी खोज
की थी रोनाल्ड रोज के द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोनाल्ड रोज के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका इलाज जो है वह है कुनेन। कुनेन की दवा इसके लिए काफ़ी बढ़िया होती है, जिसको प्राप्त किया जाता है सिनकोना के वृक्ष से। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। यदि हम बात करें कि मलेरिया इटालियन भाषा के शब्द माला एरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है बुरी हवा। इस बीमारी को सबसे पहले चीन में पाया गया था, जहां इसे समय बदलती बुखार कहा गया, क्योंकि यह बीमारी गंदगी से पनपती है। और वर्ष 1980 में मलेरिया पर सबसे पहला अध्ययन वैज्ञानिक लुई द्वारा किया गया था। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। ये प्रमुख फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि हम बात करें कि अप्रैल माह के प्रमुख दिवसों के बारे में, तो हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। इसी बीच यदि हम बात करें कि 6 अप्रैल को भाजपा द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। और इसी के साथ यदि हम बात करें कि 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों, उपकरणों की अभाव में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं बोलकर बता रहा हूँ, तो आप साथ के साथ इन क्वेश्चनों को नोट करते जाएं, क्योंकि आने वाली अग्रिम परीक्षाओं में यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो समझते रहिए और लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमसे पूछा गया है कि 22 अप्रैल 2021 को किसको नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 22 अप्रैल 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम नेस्कॉम भी कह देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, के वर्ष 2022 में रेखा एम मेनन को अध्यक्ष पद की नियुक्ति दी गई है। तो इनका पूरा नाम है रेखा एम मेनन जी को नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। यानी अब तक के 33 साल के इतिहास में अब तक किसी भी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, लेकिन पहली बार इसका अध्यक्ष चुना गया है रेखा मेनन जी को। और रेखा मेनन जी इस बार की पहली यानी 2021 की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। बात करते हैं रेखा मेनन जी की, तो यह रेखा मेनन जी यूवी प्रवीण राव के स्थान पर वर्ष 2020 से 2021 में नेस्कॉम के अध्यक्ष रहे थे, उनके स्थान पर आई हैं। किसके स्थान पर? तो प्रवीण राव जी के स्थान पर इन्हें चुना गया है। और ये 33 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। यदि हम बात करें कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज एक गैर सरकारी औद्योगिक संघ है। यह भारत में आईटी उद्योग यानी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 मार्च 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यह कुछ क्वेश्चन आपको याद रखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें दिख रही है शोभा मंडल जी, ऑप्शन में शोभा मंडल। तो यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वहीं पर बात करें बनीता गुप्ता, तो बनीता गुप्ता जी को हाल ही में अमेरिका की सबसे बड़ी अटॉर्नी जनरल के रूप में यानी एसोसिएशन अटॉर्नी जनरल के रूप में वकील चुना गया था। यदि हम बात करें कि आइए देखते हैं रेखा मेनन जी, ये हैं रेखा मेनन जी जिन्हें हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि इसी क्रम में हम बात करें कि हाल ही में जलवायु नीति सलाहकार जो कि अमेरिका की चुनी गई थी, पहली महिला थी सोनिया अग्रवाल। सोनिया अग्रवाल जी को अमेरिका में जलवायु नीति सलाहकार जो बाइडेन जी के द्वारा चुना गया था। यदि हम बात करें कि भारत में सबसे कम उम्र की युवा पंचायत जो अध्यक्ष बनी थी वह थी रेशमा मरियम जी, और मात्र 21 वर्ष में यह केरल की युवा पंचायत अध्यक्ष के रूप में जानी गई थी। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे।
यदि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने भारतीय प्रीमियर लीग IPL में 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? और ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। तो यह है भारतीय बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान मिस्टर विराट कोहली। विराट कोहली के द्वारा ही भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग के सुरेश रैना 5478 रन के साथ दिल्ली कैपिटल के ओपनर शिखर धवन तीसरे स्थान पर हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि T20 में 10,000 रन बनाने के करीब पहुंच गए हैं कोहली, यानी इसी के साथ कोहली T20 में भी 10,000 रन बनाने में से 236 रन दूर हैं, परंतु उन्होंने IPL में 6000 रन पूरे कर लिए हैं। यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक T20 में रन किसके हैं, तो वह हैं क्रिस गेल, और इनके जो रन हैं वह 13,000 से अधिक पहुंच गए हैं। तो यदि IPL में पूछा जाए कि सर्वाधिक रन किसके हैं, तो 6000 के साथ विराट कोहली। वहीं पर यदि ICC T20 में पूछे जाएं तो वह हैं क्रिस गेल, जिनके 13,000 से अधिक रन हैं। यदि हम बात करें IPL सीजन 14, इसका जो स्पॉन्सर है वह है वीवो, और 2023 तक इसकी स्पॉन्सरशिप भी वीवो के ही पास रहेगी। और हाल ही के मैच में विराट कोहली के द्वारा 6000 रन बन गए, और कल वाले मैच में मिस्टर जडेजा जी ने काफ़ी धूम मचा दी और एक ही ओवर में 37 रन बनाकर पुनः 37 रन T20 में पड़ने वाले यानी IPL में पड़ने वाले रनों की बराबरी करते हुए बराबरी कर ली है। यदि 2 रन और मार देते तो एक ही ओवर में सर्वाधिक रन मारने वाले व्यक्ति या खिलाड़ी का खिताब भी उन्हीं के नाम हो जाता। उन्होंने 6-6-6 और उसके बाद 2-4-6 रन बनाकर एक ओवर में 37 रन का रिकॉर्ड बनाया। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं चीकू भाई साहब को। ये हैं द ग्रेट मिस्टर कोहली, और इन्हीं ने यह रिकॉर्ड कायम किया है IPL इतिहास में 6000 रन बनाने का। यदि इसी बीच हम बात करें कि वनडे मैच में विश्व की पहली महिला जिसने 7000 रन बनाए हैं, तो वह हैं मिथाली राज। मिथाली राज महिला क्रिकेट में 7000 वनडे में रन बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच हुई थी, और इसमें किसने जीती है, तो विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई के द्वारा जीत ली गई है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि हुई थी उसे तमिलनाडु ने अपने नाम कर लिया है। तो ये 2-3 फैक्ट भी आपको याद रखने हैं और कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे आने वाली सभी अग्रिम परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यह इतिहास में बहुत ही बढ़िया उपलब्धि है। नासा के द्वारा उपलब्धि की हासिल की गई है, और यह अगर पृथ्वी पर भी ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का या ऑक्सीजन बनाने का निर्माण किया है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के द्वारा यह कारनामा करके दिखाया गया है। 20 अप्रैल 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर वायुमंडल में मार्स यानी मंगल से ऑक्सीजन टू रेस्पॉन्स यूटिलाइजेशन यानी कि जिस उपकरण से यह कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाई जाएगी उसका नाम रखा गया है
मॉस्क यानी MOIXE, इसके द्वारा यह उपकरण है जिसके द्वारा बनाई जाएगी यह कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस, जिसकी फुल फॉर्म रखी गई है मॉर्स ऑक्सीजन इन C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसी के द्वारा, इस उपकरण के द्वारा, यह नासा के द्वारा यह इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा। तो यदि हम बात करें नासा की, आइए देखते हैं पहले तो इस उपकरण को जिसके द्वारा यह ऑक्सीजन बनाने का रिकॉर्ड बना, यही है वह मॉक्सेज, जिसके द्वारा CO2 कन्वर्ट होगी O2 में। यदि हम बात करें कि इसका निर्माण किया गया है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे तैयार करने के लिए गर्मी प्रतिरोधक सामग्री जैसे निकेल जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। और यह उपकरण लगभग 800 सेल्सियस से तापमान को बर्दाश्त कर सकता है, यानी इस पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे परसिवेंस रोवर के द्वारा भेजा गया था, जिसके द्वारा हाल ही में मंगल ग्रह पर इनजेटी हॉर्स हेलीकॉप्टर भेजा गया था और उसने वहां पर उड़ान भी भरी थी। इसी के द्वारा इसे भेजा गया है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए समझते हैं नासा के बारे में और नासा से बनने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। यदि हम नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है वह स्थित है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नासा के कार्यवाहक प्रशासक हैं स्टीव जुर्चिक इसके फिलहाल में कार्यवाहक प्रशासक हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। और भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च जो संगठन है इसका नाम है इसरो, जबकि जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है जाक्सा। वहीं पर रोसकॉसमॉस यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। आशा करता हूं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ आ रहे हों तो एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैं आपको भारतीय के साथ होने वाले युद्धाभ्यासों के बारे में बताने वाला हूं और इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को भी आपको समझाने वाला हूं। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में किन दो देशों के मध्य वरुण युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन हुआ है? तो हाल ही में 25 से 27 अप्रैल 2021 तक भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य, यानी भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। और इसमें यह कहाँ पर होगा? तो यह होगा अरब सागर में, जिसमें पहली बार UAE भी शामिल हुआ है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात भी इस बार इसमें शामिल हुआ है। यदि हम बात करें कि भारतीय नौसेना की ओर से इसमें जो गया है वह INS कोलकाता गाइडेड मिसाइल, INS तरकस और INS तलवार इसमें गए हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि भारत की ओर से इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है और अग्रिम परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी क्वेश्चन में मैं आपको भारत के साथ होने वाले प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में भी बताऊंगा और इसके साथ ही इस क्वेश्चन को मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं हाल ही में किन दो देशों के मध्य वरुण युद्धाभ्यास 2021 शुरू हुआ है? तो हाल ही में 25 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य
द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वरुण 2021 का यह 19वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया है। यानी यह कौन सा है? तो यह है 19वां संस्करण जो कि भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है, जिसमें पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी भाग लिया है। इससे पहले 5 से 7 अप्रैल 2021 के बीच भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ बंगाल की खाड़ी में, आपको पता होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, ला पेलास अभ्यास में भी भाग लिया गया था। और इस बार पुनः से संयुक्त अरब अमीरात ने इस युद्धाभ्यास वरुण युद्धाभ्यास में भी भाग लिया गया है। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, परंतु यह इसका 19वां संस्करण है। यह कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो यह अरब सागर में होने वाला है। और इसमें भारत की तरफ से जो नेतृत्व करेगा जहाज, वह है भारतीय कलवरी सबमरीन, जिनकी 6 सबमरीन बनाई जा रही हैं या 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। उसी में से जो पहली पनडुब्बी है जिसका नाम है कलवरी सबमरीन, इसमें भाग लिया जाएगा और इस बार इसमें यूएई भाग लेगा। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी तरह से। तो आपको याद रखना है कि यह वरुण युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? तो यह भारत और फ्रांस के मध्य कुछ इस प्रकार से यह युद्धाभ्यास होने वाला है। यदि हम बात करें कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो होता है वह होता है श्रीलंका और भारत के मध्य। वहीं पर यदि हम बात करें कि गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। वहीं पर यदि हम बात करें कि इंद्र युद्धाभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच ही यह इंद्र युद्धाभ्यास भी किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे, आपको याद रखने हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हाल ही में सिम्बैक्स युद्धाभ्यास भी हुआ था। यह किसके साथ हुआ था? तो यह पड़ोसी देश सिंगापुर के साथ हुआ था। यानी भारत से कुछ ही दूरी पर स्थित है सिंगापुर, जिसके साथ हमने सिम्बैक्स युद्धाभ्यास किया था। इसी के साथ आपको याद रखना है कि हाल ही में 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स तथा फ्रांसीसी वायुसेना बल के सहित जोधपुर हवाई अड्डे पर डेजर्ट नाइट 21 नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भी हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है, डेजर्ट युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ था? तो यह फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के साथ हुआ था। ये सारे के सारे आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। यदि वीडियो के क्वेश्चन समझ आ रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को एक बार आगे जरूर बढ़ाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसी प्रकार का 2020 का, वह क्वेश्चन भी परीक्षाओं में बना था और इस बार भी ऐसे प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न के बारे में भी। पूछा गया है कि हाल ही में किस महिला को नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है हैदराबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और भारतीय उद्योगी महिला रुमना सिन्हा सहगल को हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है रोमाना सिन्हा सहगल। इनका पूरा नाम है रोमाना सिन्हा सहगल। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं इन्हें। ये हैं रोमाना सिन्हा सहगल, जिन्हें नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कि ये कौन थे नेल्सन मंडेला जी और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ये हैं नेल्सन मंडेला जी और यही थे साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और इन्हीं को वर्ष 1990 में भारत रत्न यानी सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें कि नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनके जन्म दिवस को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की घोषणा की थी। और यह कौन थे? तो यह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, जो काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे और
वहाँ के गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। यदि हम बात करें कि नेल्सन मंडेला जी ने अपनी एक ऑटोग्राफी लिखी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी हमें स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा। मेरे देश में लोग पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं। यह वाक्यांश भी किसका है? तो नेल्सन मंडेला जी की है। और यह काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने अश्वेतों के लिए भारतीय गांधी की तरह काफ़ी मेहनत की थी और पहले राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, सॉरी साउथ अफ्रीका के, माफ़ करना, अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और यह है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुनः से इस योजना को बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हाल ही में कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है? तो हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जून 2021 तक 5 किलो प्रति ग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले लोगों को यह मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और यह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह बीमा या यह योजना को बढ़ाकर जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ करना, जून 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया जाएगा। यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी, तो पिछले वर्ष मार्च 2020 को यह योजना शुरू की गई थी। यह उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसे 7 लाख करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर अप्रैल 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। और इसमें तब 90,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ साथ इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक गेहूं और चावल प्रति 5 किलो देने की बात की गई थी और 1 किलो चना देने की बात की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? जून 2021 को। जैसा कि हमें पता है कि 22 मार्च को ही सर्वप्रथम भारत में जनता कर्फ्यू लगाया था, जिसके 3 दिन बाद ही पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया था और उसी के बीच में जारी की गई थी गरीब कल्याण अन्न योजना। आइए देख, और यह है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है और सभी गरीब परिवारों को यह दिया जाएगा, जिसमें लगभग 80 लाख लोगों को 5 ग्राम या 5 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से मुफ्त अनाज गेहूँ चावल दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध कवि शंख घोष का निधन हो गया है या शंख घोष का निधन हो गया है, यह किस भाषा के कवि थे? तो यह मलयाली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और कोविड-19 के चलते इनका निधन हुआ है। यदि हम बात करें कि यह मलयाली भाषा के कवि थे और कोविड-19 के चलते इनका देहांत हो गया। इस कोरोना काल में यह काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी महान विभूतियों को अपनी चपेट में लेता है और उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा देता है। और इसी बीच बंगाली कवि शंखनाथ घोष जी का निधन हो गया है। यदि हम बात करें कि यह मलयाली भाषा के कवि थे जिन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2016 में 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह बंगाली भाषी कवि काफ़ी फेमस थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं कवि शंख घोष जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं, वरना ज़रूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकलें और ज़रूरत पड़ने पर भी मास्क लगाकर ही निकलें, क्योंकि इस कोरोना काल ने काफ़ी अफरा तफरी मचा रखी है और यह काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, भारत सरकार द्वारा
यह जनहित में जारी किया गया है, इसीलिए आपको मास्क लगा कर रहना है। क्वेश्चन नंबर 10 है और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम जानेंगे कि हाल ही में बोआओ फोरम ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में बोआओ फोरम ऑफ एशिया का वार्षिक सम्मेलन किया गया है और यह क्या है, यह क्यों होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका हाल ही में दक्षिण चीन के हैनान प्रांत में बोआओ फोरम ऑफ का वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन हनोई यानी हैनान चीन में किया गया है और इसे हैनान को ही क्या कहते हैं, तो इसे ही पूर्व का दावोस कहा जाता है। ये जाना जाता है किसके नाम से, तो BFA यानी कि बोआओ फोरम ऑफ एशिया, जिसको जाना जाता है BFA। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में और इस बार चाइना ने इसकी जो थीम रखी है वह रखी है ए वर्ल्ड इन चेंज। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 29 और इसके द्वारा इसका जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है इस बार का वह है हैनान चीन में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई चीन। आइए देखते हैं इसे। यह है बोआओ फोरम ऑफ एशिया, जिसकी स्थापना की गई थी सन 2001 में। सन 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और सदस्य देशों की कुल संख्या है इसमें 29 इसमें सदस्य देश हैं। यह एक कैसी संस्था है, तो इसकी स्थापना 25 एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर की थी। तो कुल मिलाकर इसमें कितने देश हो गए, कुल मिलाकर इसमें। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।